वेलकम बैक स्टूडेंट्स। छत्रपति शिवाजी आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं और आज मैं फिर से आपके समक्ष इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर आईटीआई फीडर ट्रेड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और आज का टॉपिक भी हमारा वही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर आईटीआई फीडर ट्रेड। मतलब आईटीआई के फीडर वाले जो बच्चे हैं उन प्रशिक्षणार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले गए हैं और उन प्रश्नों को मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ और उसके बारे में अभी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो फाइल से संबंधित प्रश्न है। फाइल से रिलेटेड प्रश्न है। तो प्रश्न में दिया है, प्लास्टिक, रबर, शीशा आदि की फाइलिंग के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है। कहने का कि प्लास्टिक, रबर और शीशा इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं तो इन मटेरियल के ऊपर हम लोग फाइलिंग करना है तो ऐसे मटेरियल के ऊपर फाइल करने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग इसके ऊपर किया जाता है। फाइल तो वैसे बहुत सी प्रकार की लगाई गई है मतलब तो, परंतु प्लास्टिक है, रबर है और शीशा है तो ऐसे मटेरियल के ऊपर फाइलिंग करने के लिए जिस फाइल का स्पेशली प्रयोग किया जाता है वो फाइल कहलाती है रास्प कट फाइल। तो इसका सही आंसर है रास्प कट फाइल। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं आपको कि जब हमारी मोटरसाइकिल पंचर वगैरह हो जाती है तो पंचर होने के बाद जब हम उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं, मैकेनिक जब उसको खोलता है, टायर से जब खोलता है तो खोलने के बाद जब वो ट्यूब को देखता है तो ट्यूब की जिस जगह से पंचर लीकेज हुआ है तो उस जगह के ऊपर वो क्या करता है, एक फाइल से घिसाई करता है, उसकी फाइलिंग करता है। तो जिस फाइल से वो घिसाई करता है लगभग वही फाइल रास्प कट फाइल होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ड्रिल से संबंधित प्रश्न है। ड्रिल, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ड्रिल से संबंधित। ड्रिल एक चक्कर में धातु के अंदर जितना घुसता है या जितना प्रवेश करता है उसे कहते हैं। मतलब ड्रिलिंग करते समय जब हम हैंडल से प्रेशर देते हैं तो प्रेशर देने के बाद एक चक्कर घूमने पर ड्रिल धातु के अंदर जितना प्रवेशित होता है, जितना प्रवेश करता है, जितना घुसता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फीड। ठीक, ड्रिल एक चक्कर में धातु के अंदर घूमते हुए जितना प्रवेश करता है वो प्रवेश करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है फीड कहा जाता है। फीड मतलब हाथों से जब हम उसको प्रेशर देते हैं तो प्रेशर देना ही एक प्रकार से फीड कहलाता है, तो वो फीड कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर का, ड्रिल होल को कुछ गहराई तक बड़ा करने हेतु प्रयुक्त ड्रिल। कहने का कि किसी जॉब के अंदर पहले से सुराख बनाया गया है, होल बना हुआ है और उस होल के कुछ भाग को अंदर तक थोड़ा सा बड़ा करना है। पहले से किए गए सुराख के व्यास को कुछ गहराई तक बड़ा करना है। मतलब उसको एंगल नहीं करना है, कोनिकल नहीं करना है, सिर्फ उसकी गहराई को थोड़ा सा बड़ा करना है। तो उस बड़ा करने के प्रोसेस के लिए कौन सा ड्रिल उपयुक्त है। प्रयुक्त जो ड्रिल होता है, कहने का कि पहले से किए गए सुराख के व्यास को कुछ गहराई तक बड़ा करने के लिए जिस ड्रिल का उपयोग किया जाता है उस ड्रिल को कहा जाता है काउंटर बोरिंग ड्रिल। तो उसका सही आंसर काउंटर बोरिंग ड्रिल। आगे बढ़ते हैं। धातु से संबंधित प्रश्न है। धातु, कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। जो कास्ट आयरन में धातु होती है, लोहे में सबसे जो भंगुर धातु होती है, सबसे कच्ची जो धातु होती है वो होती है कास्ट आयरन, क्योंकि इसमें जो कार्बन का जो प्रतिशत लेवल होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से वो भंगुर होती है, कच्ची होती है, ब्रिटल होती है। तो कहने का प्रश्न कहता है कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो कहने का कि जितना प्रतिशत मात्रा कार्बन की रहेगी किसी भी धातु में तो धातु उतनी कठोर होगी, परंतु कास्ट आयरन भंगुर होने की वजह से कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा का जो लेवल होता है वह होता है 2 से 4%। 2 से 4% तक ही इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, बाकी कच्चा पदार्थ होता है, मतलब वो कास्ट आयरन भंगुर धातु होता है, इसलिए उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम रहती है। उसके बाद जिस धातु में अधिकतम लोहा होता है उसे कहते हैं। जिस धातु के अंदर लोहे की मात्रा अधिक है उस धातु को क्या कहते हैं, तो उस धातु को कहा जाता है लोह धातु। उसका जो सही आंसर है वो है लोह धातु। कार्बन की मात्रा, लोहे की मात्रा अधिक होने की वजह से वो लोह धातु कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 3 जॉर्ज को
और किस नाम से जाना जाता है? लेथ मशीन से संबंधित प्रश्न है। लेथ मशीन का जो चक होता है जिसके अंदर जॉब को फिट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि 3 जॉ चक को और किस नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या होगा कि चक जो होते हैं जॉ के हिसाब से वो 2 प्रकार के बनाए जाते हैं। एक होता है 3 जॉ चक और दूसरा होता है 4 जॉ चक। जॉ मतलब जो जॉ को पकड़ने का कार्य करते हैं, उसके जो जबड़े होते हैं उनको जॉ कहा जाता है। तो एक होता है 3 जॉ चक और दूसरा होता है 4 जॉ चक। फिर से एक बार, 3 जॉ चक को और किस नाम से जाना जाता है, मतलब ऐसा 3 जॉ चक जो है उसका और दूसरा कौन सा नाम है? तो उस चक को कहा जाता है सेल्फ सेंटरिंग चक। उसका दूसरा जो नाम है वो है सेल्फ सेंटरिंग चक। तो सेल्फ सेंटरिंग मतलब क्या होता है कि जब हम उस जॉ के अंदर, उस चक के अंदर जब जॉब को बांधते हैं, जब जॉब को लगा रहे होते हैं, तो 3 जॉ होने की वजह से वो जॉब को क्या कर लेता है, बहुत जल्दी बीच में बिल्कुल उसको क्लैम कर लेता है, सही तरीके से उसको प्रूव कर लेता है, पकड़ लेता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं सेल्फ सेंटरिंग चक। उसके बाद अगला प्रश्न फिर से लेथ मशीन से संबंधित प्रश्न है। टेल स्टॉक द्वारा टेपर काटने की विधि को क्या कहते हैं? मतलब लेथ मशीन के ऊपर अपने को टेल स्टॉक का उपयोग करते हुए जॉब को टेपर में बनाना है, जॉब के ऊपर टेपर काटना है। फिर से एक बार, टेल स्टॉक द्वारा टेपर काटने की विधि को क्या कहा जाता है? टेल स्टॉक जो होता है लेथ मशीन का एक पार्ट होता है, वो इधर हेड स्टॉक सामने की तरफ और पीछे की साइड में टेल स्टॉक होता है। तो पीछे वाला एरिया, तो टेल स्टॉक द्वारा टेपर काटने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ऑफसेट विधि। मतलब टेल स्टॉक की सहायता से किसी जॉब को टेपर में बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो विधि होती है, उस विधि को कहा जाता है टेल स्टॉक ऑफसेट विधि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर से लेथ मशीन से संबंधित प्रश्न है। लेथ मशीन की बॉडी किस धातु की बनी होती है? लेथ मशीन का जो ढांचा होता है, जो बॉडी होती है कंप्लीटली, उसको बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो लेथ मशीन की बॉडी बनाने के लिए ज़्यादातर मशीनें जितनी भी प्रकार की मशीनें होती हैं, ज़्यादातर मशीनों की बॉडियाँ जो होती है वो कास्ट आयरन की ही बनाई जाती है। तो लेथ मशीन की भी जो बॉडी है उसको बनाने के लिए कास्ट आयरन धातु का ही प्रयोग किया जाता है। थोड़ी सस्ती पड़ती है और बनाने में थोड़ी सी आसानी जाती है ना, इसलिए इसको कास्ट आयरन से बनाते हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेथ मशीन से ही संबंधित है। लेथ मशीन की लीड स्क्रू पर कौन सी थ्रेड कटी होती है? लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है, पावर ट्रांसमिशन करने के लिए जो कैरिज होता है, वो कैरिज वो लेथ मशीन की लीड स्क्रू से जुड़ा होता है, कटेज होता है। तो जब हम इसे ऑटोमेटिक फीड देते हैं, तो ऑटोमेटिक फीड देने के बाद क्या होता है कि लीड स्क्रू की सहायता से वो जो कैरिज है उस बेड के ऊपर मूवमेंट करता है। मूवमेंट करता है मतलब बेड के ऊपर कैरिज आगे पीछे चलता है। तो वो चलने का, कैरिज को चलाने का जो प्रोसेस होता है वो होता है लीड मशीन के लीड स्क्रू के ऊपर। और लीड स्क्रू जो बना होता है उसके ऊपर किस प्रकार की थ्रेड कटी होती है कहने का। तो लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है, तो उस लीड स्क्रू के ऊपर जिस प्रकार की थ्रेड काटी जाती है, पावर ट्रांसमिशन के लिए वैसे 2 प्रकार की थ्रेड यूज करते हैं। एक होती है स्क्वायर थ्रेड और दूसरी होती है एक्मे थ्रेड। तो स्क्वायर थ्रेड जो होती है ये थोड़ी उसको मॉडिफाई करके और एक थ्रेड बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है एक्मे थ्रेड। तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू के ऊपर एक्मे थ्रेड्स कटी होती है जिसका थ्रेड एंगल होता है 29 डिग्री का। उसका थ्रेड एंगल जो होता है वो 29 डिग्री का होता है। 29 डिग्री के एंगल में इसको बनाया जाता है। ठीक, फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेथ मशीन से संबंधित ही है। लेथ मशीन का बेड कौन सा लोड सहन करता है? लेथ मशीन की बॉडी जो होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। एक बॉडी से नहीं, अपन बेड के बारे में बात करते हैं। बेड मतलब जिसके ऊपर लेथ मशीन के बाकी के अटैचमेंट जुड़े होते हैं, जैसे कि कैरेज, लीड स्क्रू, टेल स्टॉक, है ना, टूल पोस्ट, ये सारे के सारे जो डिवाइस होते हैं, जिस भाग के ऊपर इनको फिट किया जाता है वो एरिया कहलाता है लेथ का बेड। तो लेथ मशीन का जो बेड होता है वो कौन सा लोड सहन करता है? तो लोड सहन करने का जो जिस लोड का आपने को बताना है, तो उसका नाम जो है वो है टेंसाइल लोड। और टेंसाइल लोड को समझने के लिए अपने को धातु विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये यूनिट्स आपका हो गया है टेंसाइल लोड। तो लेथ मशीन का जो बेड होता है वो टेंसाइल लोड को सहता है। आगे बढ़ते हैं। फिर से लेथ मशीन से ही संबंधित प्रश्न है। लंबी जॉब को बीच से लटकाने से कौन सी युक्ति सहारा देती है? कहने का कि बड़े साइज के लंबे जॉब है और उन लंबे जॉबों को लेथ मशीन के एक जग में बांधा गया है। और जब लेथ मशीन को अपन रोटेट करते घुमाने से क्या होता है, जो लंबा जॉब होने की वजह से क्या हो, कॉन्स्टेंट नहीं घूमता और ऐसा लहराता हुआ घूमता है। तो बिल्कुल वो लचीलापन उसका दूर हो,
तो उस लचीलेपन को रोकने के लिए बिल्कुल सीध में घूमना चाहिए जॉब। तो उस जॉब को सीध में घुमाने के लिए किस प्रकार की डिवाइस का, किस प्रकार की युक्ति का प्रयोग करते हैं, उसका आपको नाम बताना है। तो जो डिवाइस होता है वो होता है स्टडी। ये एक लेथ मशीन के साथ एसेसरीज आती है, उस एसेसरीज में ये स्टडी होता है। तो ये क्या करता है, लंबे आकार के जो जॉब होते हैं, लंबे साइज के जो जॉब होते हैं, उन लंबे साइज के जॉब को बीच में से सपोर्ट प्रदान करता है, सहारा देता है। इसलिए लेथ मशीन की जॉब को बीच से लटकाने से रोकने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है लेथ स्टडी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे फीटर ट्रेड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मैं आपके लिए कुछ नया विषय लेके आऊँगा, कुछ नए प्रश्न लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।